चलिए अब छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसको कंप्लीट करते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल कहलाता था। संभवतः पता तो है दक्षिण कोसल। संभवतः इस क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता के कोसा की प्रचुरता के कारण इसे कोसल संज्ञा प्राप्त हुई। कोसा आज भी छत्तीसगढ़ की पहचान है। निम्नलिखित इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता कौशल्या कोसलाधीश की पुत्री थी और बिलासपुर का कोसला ग्राम यहाँ की राजधानी थी। अर्थात छत्तीसगढ़ की दक्षिण कोसल अविधा कम से कम उतनी ही प्राचीन है जितनी राम कथा। इस प्रकार रामायण काल से ही प्रदेश की एक पृथक भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान थी। तब से लगभग 17वीं शताब्दी तक इसे दक्षिण कोसल कहा जाता रहा। ऐतिहासिक काल में यह क्षेत्र सर्वप्रथम मौर्य, फिर सातवाहन, गुप्त, वाकटक समाजों का अंग रहा। इसके बाद यहाँ नल वंश की दक्षिण हिस्से में से और अंततः सोमवंशियों की स्वतंत्रता सत्ता कायम हुई। सिरपुर में सोमवंशियों के पतन के बाद कलचुरी यहाँ के अधिपति बने और 16वीं शताब्दी तक कलचुरी की सत्ता क्षीण होने पर मंडला के गोंडवाना राज्य का कुछ समय तक यहाँ कुछ हिस्सों में रतनपुर को छोड़कर शेष भाग में आधिपत्य रहा। अंततः नागपुर के भोसला राज्य ने छत्तीसगढ़ को 1741 ईस्वी में मराठा राज्य का अंग बना लिया। इस अवधि तक हमें इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल अथवा रतनपुर राज्य मुगल काल में अबुल फजल ने रतनपुर राज्य संबोधित किया मिलता है। दक्षिण कोसल को संभवतः मराठा काल में ही गढ़ों की संख्या अथवा अधिकता के आधार पर बंदोबस्त के दृष्टिकोण से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ अविधा अधिकतम 300 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं सदी में खैरागढ़ राज्य के राज्य लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलराम राव। आप सबको ना कुछ पॉइंट पे अंडरलाइन करते हुए जाना, मतलब उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। जिनके पास बुक है वो कर लेंगे, जिनके पास नहीं है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। यहाँ पे देखो, दक्षिण कौशल को संभवतः मराठा काल में गढ़ों की संख्या, मतलब मराठा काल में छत्तीसगढ़ संख्या अथवा अधिकता के आधार पर बंदोबस्त के दृष्टिकोण कहा जाने लगा था। यहाँ से यहाँ तक का आप अंडरलाइन कर लेंगे या फिर आप नोट डाउन कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं सदी में खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलराम राव द्वारा 1497 ईस्वी में किया जाना प्राप्त होता है। किंतु इतिहास में छत्तीसगढ़ की स्वतंत्र राजनैतिक सांस्कृतिक सत्ता की कल्पना कवि गोपाल मिश्र द्वारा सर्वप्रथम की गई प्रतीत होती है। ये राजा राज सिंह 1689 से 1712 ईस्वी के राजाश्रय में थे। इन्होंने अपनी कृति खूब तमाशा, ये भी आप देख लीजिए क्योंकि कृतियाँ भी पूछी जाती हैं। तो आप पूरा रतनपुर राज्य के लिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग था उनकी कृति में। इसके बाद तंवारी के हेमवावंशी राजाओं की एक रतनपुर की इतिहास लिखने वाले बाबू रेवा राम ने 1896 ईस्वी में विक्रम विलास, किसने? बाबू राव, याद रखिएगा।
बाबूराव याद रखिएगा, सब याद है, बाबू रेवाराम, ठीक है। नाम अपने ग्रंथ में इस राज्य को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। वस्तुतः मराठाओं के आगमन के पश्चात छत्तीसगढ़ एक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाने लगा था। मराठाओं ने पहले इसे अपना एक सूबा बनाया। राजकुमार बिंबाजी 1758 से 87 के बाद 1818 ईस्वी तक मराठा सूबेदार यहीं के शासक थे, ठीक है। बिंबाजी के समय बस्तर में महान हलवा क्रांति महान हलवा क्रांति 1773 में और 1773 से 79 ईस्वी हुई, जिससे निपटने राजा को मराठा सैन्य सहायता हेतु विवश होना पड़ा, जिसने राजा दरियादेव 1777 में 1800 ईस्वी को मराठाओं का राजनिष्ठ बना दिया और सैन्य सहयोग के प्रभाव में हुई 6 अप्रैल 1878 ईस्वी की संधि, जिसमें 59,000 की वार्षिक टकोली सम्मिलित थी, ने बस्तर राज्य को मराठा के अधीन में ला दिया। अब नागपुर राज्य की दृष्टि में बस्तर भी छत्तीसगढ़ सूबे का अंग था और यहाँ से अन्य जमींदारियों की भांति उन्हें निश्चित टकोली प्राप्त होती थी। इस तरह संपूर्ण दंडकारण्य अर्थात स्वतंत्र बस्तर राज्य छत्तीसगढ़ का अंग बन गया और कालांतर में बस्तर के राजाओं ने मराठा सत्ता की अवमानना के प्रयास किए, जिससे भोसलों को टकोली हेतु युद्ध भी करना पड़ा और 1818 में से 1854 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में नागपुर से भेजे गए जिलेदार सत्तासीन रहे एवं 1818 से 1830 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश नियंत्रण के साथ वे 1854 ईस्वी तक यहाँ राज्य करते रहे और 1854 और 55 ईस्वी में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। और 1861 ईस्वी में मध्य प्रांत का गठन हुआ, तब छत्तीसगढ़ इसके 5 संभागों में से एक था और 1905 में इसके एक जिले संबलपुर उड़िया भाषी को और तत्कालीन बंगाल प्रांत के उड़ीसा में तथा सांस्कृतिक समानता के कारण बंगाल के छोटा नागपुर के अंतर्गत आने वाली 5 रियासतों जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांग बखार व कोरिया को मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया है और इस तरह वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र 1905 में बन गया था। इस समय संपूर्ण क्षेत्र में कुल 14 रियासतें थीं। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की स्पष्टता कल्पना करने वाले व्यक्ति थे, विद्वान थे, साहित्यकार, दलित, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी। आप ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में। क्योंकि ये आपको क्लियर है। 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचते हुए इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया था, जो भूभाग उत्तर में विंध्य श्रेणी व नर्मदा से दक्षिण की ओर इंद्रावती और ब्राह्मणी तक है, जिसके पश्चिम में वेनगंगा बहती है और जहाँ पर गनगढ़ नाम ग्राम संज्ञा है, जहाँ पर सिंह बाजा का प्रचार है, जहाँ स्त्रियों का पहनावा वस्त्र प्रणाली प्रायः एक वस्त्र है तथा जहाँ धान की खेती होती है। नामावाची याद रखिएगा, नामावाची ग्राम संज्ञा, ठीक है। और जहाँ महिलाओं का एक वस्त्र पहनने का, आई थिंक वो ग्रीन साड़ी जो आप देखते हो पहनती हैं, जो छत्तीसगढ़ का जो भी होता है, जिसके पश्चिम में वेनगंगा बहती है और जहाँ पर
गढ़ नामवाची ग्राम संज्ञा है, जहाँ पर सिंह बाजा का प्रचार है, जहाँ स्त्रियों का पहनावा वस्त्र प्रणाली प्राय एक वस्त्र है, जहाँ धान की खेती होती है, वहीं भू क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार पंडित शर्मा ने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट एवं सर्वथा भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक सत्ता को परिभाषित करते हुए इसके पृथक राजनीतिक सत्ता की वकालत अप्रत्यक्ष रूप से 8 से 8 दशक पूर्व ही कर दी थी। उनकी यह पांडुलिपि एक राजनीतिक दस्तावेज है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचारकों के बीच मात्र एक समर्थ सामग्री है। इन्हें गांधी जी ने अपना गुरु अछूतोद्धार के क्षेत्र में स्वीकार किया था। अतः पंडित शर्मा का राज्य में वही स्थान है जो गांधी जी का भारत में राष्ट्र में है। असहयोग आंदोलन के ठीक पूर्व पंडित शर्मा के कंडेल सत्याग्रह की सफलता ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्र के राजनैतिक नक्शे में अंकित किया। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जागृति से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित चोटी के अनेक राजनेताओं ने छत्तीसगढ़ में राजनैतिक यात्राएं की। इन घटनाओं से देश में छत्तीसगढ़ की पृथक एवं स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई एवं अब पृथक राज्य का दावा स्थापित हो चुका है। ये बृहद संदर्भ है, इसको जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे ना, अब रिवीजन में हम उनको पढ़ा देंगे ना, हरिराम पटेल भाई को, क्योंकि रिवीजन के लिए बेस्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग 1924 में रायपुर जिला परिषद ने एक संकल्प पारित कर मध्यांत में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। ठीक है। इसके बाद कांग्रेस ने त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन 1939 में भी यह मांग रखी थी। स्वतंत्रोत्तर काल में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 1953 के अंत में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी थी। इसी मध्य 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत की विधानसभा में यह मांग रखी। इसी बीच 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। सब जो पॉइंट है ना, इनको आप थोड़ा सा रिपीटेड करिएगा कि ये याद होने चाहिए, बहुत नहीं बट हाँ, कि जब आप पढ़ते हो तो इस सभा के मंच से इसके महासचिव दशरथ चौबे, केयूर भूषण व हरि ठाकुर आदि नेताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की, किंतु छत्तीसगढ़ का पृथक राज्य हेतु अत्यंत सबल पक्ष होने के बावजूद 1956 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में ही रखकर बरार को तत्कालीन बृहद मुंबई राज्य में मिला दिया गया। अब छत्तीसगढ़ पुनर्गठित मध्य प्रांत अर्थात अब प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। हाँ, कहाँ देखते हैं इसके हाँ। किंतु राज्य की मांग ने आधार बना लिया था कि आगे की प्रमुख पुस्तिका में 16 जनवरी 1967 को रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग। इसी उद्देश्य से 19
1967 में ही राज्य सभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल और छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना आदि के साथ कसडोल से विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने। स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मिश्र ने भी 1971 में सक्रिय राजनीति से पृथक होने के पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष छोटे राज्यों की स्थापना की वकालत की थी, जिससे छत्तीसगढ़ की मांग को बल मिला। पृथक राज्य की मांग के पीछे निम्न मौलिक कारण थे, सांस्कृतिक कारण जो भी थे। छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, रहन सहन, परंपरा एवं विशिष्ट सांस्कृतिक शेष मध्य प्रदेश से भिन्न है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के अनेक राज्यों तथा विश्व के अनेक राष्ट्रों से अधिक है और साथ ही राजधानी भोपाल की दूरी अंचल से अधिक होने के कारण उचित प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पाता था। नीतिगत फैसले लेने और उसके क्रियान्वयन में भी विलम्ब होता था। सही बात है, बहुत दूर है यार भोपाल। और प्रशासनिक महत्वपूर्ण संस्थान व उपक्रम छत्तीसगढ़ में स्थापित न कर शेष मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही रखे गए। शोषण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की तुलना में यहाँ के विकास हेतु अपर्याप्त व्यय। मानव संसाधन छत्तीसगढ़ की आबादी मालदीव, कुवैत, इराक, नेपाल और श्रीलंका जैसे राष्ट्रों से भी अधिक है। यहाँ श्रम संसाधन प्रचुरता में उपलब्ध है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति अपेक्षाकृत शेष मध्य प्रदेश से अधिक हुई, जबकि छत्तीसगढ़ पिछड़ा रह गया। यहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन, किंतु उसे उपार्जित राजस्व का पर्याप्त लाभ नहीं। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, हीरा, सीसा, अभ्रक आदि की प्रचुरता के साथ कुल 40 से अधिक खनिज, प्रचुर जल संसाधन एवं आवश्यकता से अधिक बिजली, कृषि हेतु पर्याप्त भूमि, संपूर्ण प्रदेश में विविध वनों का फैलाव आदि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ एक आत्मनिर्भर राज्य बनने का हकदार था। मार्च 1994 को साजा दुर्ग से कांग्रेस विधायक द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए जाने की दिशा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके पश्चात 25 मार्च 1958 को लोकसभा चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। शुरू करने के समय प्रतिबद्धता व्यक्त की। कब? 1900 संसद में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ये बात कही थी। सब आप डेट वाइज याद करते रहिएगा या आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ेंगे आप ये ले लीजिए, नहीं तो बहुत सारी बुक्स और भी अवेलेबल हैं, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट में यही है कि छत्तीसगढ़ का बृहद संदर्भ आई थिंक A to Z आपका यहाँ पे मिल जाएगा। वो मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं हाँ कोशिश करके देख सकते हो आप लोग भी। क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की तुलना में यहाँ के विकास हेतु अपर्याप्त व्यय। छत्तीसगढ़ की आबादी कुल अधिक है, बाप रे। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति अपेक्षाकृत शेष मध्य प्रदेश से अधिक हुई, जबकि छत्तीसगढ़ पिछड़ा रहा। यहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन, किंतु उससे उपार्जित राजस्व का पर्याप्त लाभ नहीं।
छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, हीरा, सीसा, अभ्रक आदि की प्रचुरता के साथ कुल 40 से अधिक खनिज, प्रचुर जल संसाधन एवं आवश्यकता से अधिक बिजली, कृषि हेतु पर्याप्त भूमि, संपूर्ण प्रदेश में विविध वनों का फैलाव आदि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ एक आत्मनिर्भर राज्य बनने का हकदार था। 18 मार्च 1994 को साजा दुर्ग से कांग्रेस विधायक द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए जाने, हम तो पढ़ चुके थे ये भाई। एक मई 1998 को शासकीय संकल्प पारित किया। ये दोनों घटनाएं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण एवं मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। 1 सितंबर 1998 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशोधनों के साथ वापस राष्ट्रपति को भेजा। अब राज्य निर्माण केंद्र सरकार का कार्य रह गया था। अतः 25 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ, जो 9 अगस्त 2002 को राज्यसभा में एक संशोधन छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों से संबंधित साथ पारित हो गया। इस संशोधन को लोकसभा ने भी उसी दिन स्वीकार कर लिया। 28 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बन गया, जो भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में अधिसूचित हुआ। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तिथि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत संघ का 26वां राज्य बना। अब यहाँ पर जैसे ये है, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य कुलवंश राजधानी आरंग, प्रथम कलचुरी शासक कलिंगराज राजधानी तुम्बाड़, प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले रतनपुर, प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर राजधानी रतनपुर, प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा मुख्यालय रतनपुर एंड प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड मुख्यालय रतनपुर, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट राजधानी रायपुर, प्रथम महिला शासक प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रथम जनजातीय विद्रोह हलवा विद्रोह। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया।